अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम दोबारा से जो है एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बुक नेम इज ज़ूलॉजी एंड द कोर्स नेम इज द इनवर्टिब्रेट डाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 10 एंड द टॉपिक नेम इज सम इम्पोर्टेंट टेपवर्म पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस। जैसे कि हमने बहुत सारी पैरासाइट्स पढ़े हैं, देयर आर मेनी पैरासाइट्स दैट लिव्स इनसाइड द और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। आज हम बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स पढ़ेंगे जिन जो कि टेप लाइक हैं, यानी इनकी बॉडी फ्लैटेंड बॉडी है और सेगमेंटेड, उसमें जो बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये टेपवर्म जो होते हैं, ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा भी बन सकते हैं और ये भी हो सकता है कि पूरी की पूरी इंटेस्टाइन जो है वो इससे कवर हो जाए और ये हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों का सबब बनते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और देखते हैं कि कौन कौन से टेपवर्म्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टेपवर्म्स जो आपके सिलेबस के अंदर हैं वो कौन से, वो हमने मेनली स्टडी करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर द थ्री इंपॉर्टेंट टेपवर्म पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस in your syllabi, and the first one is the first tapeworm parasite name is the beef tapeworm. Scientific name is Taeniarhynchus saginatus, or this one is also called as the Taenia saginatus. ये फर्स्ट बीफ टेपवर्म है, नाम से जाहिर हो रहा है कि ये बीफ से रिलेटेड है। और इसके बाद जो है सेकंड वन जो है उसका नाम है पोर्क टेपवर्म. Taenia solium is a scientific name and related to the pork, pig. The third one is the broadfish tapeworm. That mean कि ये जो है ये एक ऐसी तरह का टेपवर्म है जो फिश से रिलेटेड है, यानी इसमें फिशेस भी एज अ होस्ट एक्ट करेंगी और इसका साइंटिफिक नेम है Diphyllobothrium letum. This one is the scientific name of broadfish tapeworm. So the next one is about this first tapeworm parasite name is the beef tapeworm. So beef tapeworm, अगर हम इसका habitat observe करते हैं, so they are the endoparasites, like other parasites, the fluke parasites, they are also endoparasites. The adult beef tapeworm live inside the small intestine of humans. ज़्यादातर जो adult होता है वो इंसान के intestine में रहता है, क्योंकि ये ज्यादा जितने भी हम देखेंगे टेपवर्म्स जो है वो इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही सरवाइव करते हैं और ये इंसान ही इनका डेफिनेटिव होस्ट होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये अपनी जो रिप्रोडक्शन है ये करते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, और बाकी होस्ट के अंदर ये सिर्फ ग्रो करते हैं साइज में। लार्वल स्टेजेस जो है वो ट्रांसफॉर्म होती हैं, मेटामॉर्फोस होती हैं। सो ये चंद एक चीजें देखी जाएंगी बाकी होस्ट के अंदर, लेकिन इंसान जो है खासतौर पे इसका डेफिनेटिव होस्ट बनते हैं। द साइंटिफिक नेम इज Taeniarhynchus saginatus. They may reach up to the 25 मीटर, और मतलब 25 मीटर तक एक टेपवर्म जो है इंसान की बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। इतने बड़े साइज का टेपवर्म होना ये खतरे से खाली नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसका लाइफ साइकिल। टू मैच्योर टेपवर्म्स, the mature tapeworms produce more than 80,000 eggs per proglottids. What do you say about proglottids? पहले तो हम ये आपको बताते चलें, इससे लास्ट वाले जो टॉपिक था उसमें भी हमने proglottids को स्टडी किया। Proglottids are the बॉडी सेगमेंट्स। इनकी जो बॉडी के सेगमेंट्स होते हैं वो बॉडी सेगमेंट्स जो है उन्हें हम प्रोग्लॉटिड्स का नाम देते हैं। और ये बॉडी सेगमेंट्स जो है यही मतलब इन्हीं के अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं, और एक प्रोग्लॉटिड के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि वो 80,000 एग्स हो सकते हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये 80,000 एग्स ही जो है वो डेवलप होते हैं तो कितने ज्यादा टेपवर्म्स जो हैं जो इंसान की बॉडी के अंदर आएंगे, डेवलप करेंगे, इंसानों की खुराक लेंगे और किस तरह वो इंसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। So these are the two hosts. The first one is a cattle, second one is the man. As you know, cattle is the intermediate host and human is a definitive host. Cattle में मवेशी वगैरह आ जाते हैं, मुख्तलिफ तरह मतलब जितने भी ये बफेलोज आ जाती हैं, काउज आ जाती हैं, तो ये सारी इसी के अंदर आ जाते हैं। स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, अगर देखा जाए तो स्टेजेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन दो लार्वल स्टेजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लार्वल स्टेज इज द ओंकोस्फीयर स्टेज and the second larva stage is the Cysticercus stage. Oncosphere, basically this one is a ciliated larva that develop from the egg, और ये egg से develop करते हैं। और इसकी पहचान ये है बाकी लार्वा से डिफरेंट ये है कि 6 लार्वा है, ये 6 हुक्स होती हैं इसकी सरफेस के ऊपर। और एक ओंकोस्फीयर जो है
मतलब एक एग डेवलप होता है ओंकोस्फीयर में, और देन ये ओंकोस्फीयर जो है ये ओंकोस्फीयर लाइक इसकी जब जब भी अगर वो ग्रास के ऊपर है तो ग्रेजिंग करते हैं कैटल्स, तो जब कैटल्स ग्रेजिंग करते हैं तो वहां पर फीसिस मौजूद हों, फीसिस के मतलब जो इनके कैटल्स के जो है इसको इंजेस्ट कैसे करती हैं, ये इंजेस्ट करती हैं फीसिस फीसिस से। तो इस फीसिस से जब इंजेस्ट करते हैं तो इसके बाद जो है जब ये होस्ट की बॉडी में जाते हैं कैटल्स में, तो वहां पर ये डेवलप करते हैं, और ये ओंकोस्फीयर देन लार्वा जो है इसके बोर करते हैं, सुराख करते हैं, और इंटेस्टाइनल वॉल्स के अंदर इनसाइड द होस्ट बॉडी विद द हेल्प ऑफ देयर हुक्स, और वहां से वो उस जो कैटल होगी उसके ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम से मूव करते हुए ये दाखिल हो गए उस कैटल की स्केलेटल मसल्स में, और जब स्केलेटल मसल्स में मूव करते हैं तो देन ये एक नई लार्वल स्टेज में ट्रांसफॉर्म होती है। द सेकंड स्टेज इज द सिस्टी सर्कस। ओंकोस्फीयर जो है वो जब अपने इर्द गिर्द एक कवर बना लेती है, एक रेजिस्टेंट कवर बना लेती है जिसे हम सिस्ट बोलते हैं, तो वो मसल्स में ये सिस्टी सर्कस में डेवलप हो जाती है। व्हाट इज सिस्टी सर्कस लार्वा, हाउ विल यू डिफाइन सिस्टी सर्कस, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। सिस्टी सर्कस इज अ फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर, ये एक फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर होता है, और इस फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर लाइक लार्वा को हम सिस्टी सर्कस कहते हैं। इसके बाद जो है इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट जो है जब ये खाते हैं कोई भी, तो वो मीट से दाखिल हो जाएगा इंसान की बॉडी में, यानी इंसान जब कोई प्रॉपरली रॉ कुक्ड फूड जो है वो इसका इंटेक करेगा तो इंसान की बॉडी में आएगा, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और इसकी बॉडी में स्कॉलिक्स होती है। स्कॉलिक्स इज अ स्ट्रक्चर, मतलब अडल्ट टेप फॉर्म जब डेवलप करेगा तो उसकी स्कॉलिक्स जो है उसके ऊपर सक्कर्स होते हैं, और इन सक्कर्स की वजह से ये होस्ट की बॉडी के साथ अटैच हो जाती है। तो दिस वन इज द टोटल अबाउट द बीफ टेपवर्म। ये डायग्राम देखिए आपके सामने, ये डायग्राम शेयर की हुई है मैंने, ये इसका अपर एंड है, इस एंड का नाम है स्कॉलिक्स, और स्कॉलिक्स के ऊपर ये जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज द सक्कर्स, सो दीज आर द सक्कर्स। सेकंड पॉइंट इज द नेक, एंड द थर्ड दिस वन इज अ सेगमेंटेड बॉडी, ये टोटल सेगमेंटेड बॉडी है, यानी ये उसका कुछ हिस्सा था इसके हेड का, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये टोटल ओवरऑल जो है वो सेगमेंटेड बॉडी है, और हर सेगमेंट को हम प्रोग्लोटिड बोलते हैं। एक प्रोग्लोटिड को अगर ऑब्जर्व करें तो इसमें जो है वो स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पैदा होती है सिंगल प्रोग्लोटिड के अंदर, उसमें ओवरीज भी हैं, उसमें टेस्टिस हैं, और सो दैट्स व्हाई द प्रोग्लोटिड इज द यू कैन से दैट हर्माफ्रोडाइट। सो बीफ टेपवर्म कंप्लीट है जी। इसका अगर लाइफ साइकिल देखें, अब हम इसके लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं, क्योंकि मोस्टली आता है कि राइट ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सजिनेटस, और यू कैन से दैट द बीफ टेपवर्म। सो अगर आप स्टार्ट पे देखें तो एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी से ये रिलीज होते हैं फीसिस के थ्रू, एग्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, और यहाँ से रिलीज होके वो एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो हैं इंजेस्टेड एंड इंजेस्टेड प्रोग्लोटिड्स जो हैं वो एक हेक्साकेंथ एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसकी 6 हुक्स होती हैं। चूंकि ये 6 हुक लार्वा है, और ये 6 हुक लार्वा जो है ये ओंकोस्फीयर में चेंज होता है, ओंकोस्फीयर लार्वा में, और ओंकोस्फीयर लार्वा जो है देन अल्टीमेटली उसको जो है वो पिक करती है एक कैटल, और कैटल जब पिक करती है तो कैटल की बॉडी से उसे ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होती है, रेजिस्टिव सिस्टम से उसके ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से उसके ये एंटर हो जाती है उसके स्केलेटल मसल्स में कैटल के। तो जब वो इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड जो है मतलब उस इंसान खाएगा, तो तब इंसान इसको इंटेक करेगा इन द फॉर्म ऑफ सिस्टी सर्कस लार्वा, और इसकी इंजेक्शन होगी, और देन ये डेवलप होगा एक कंप्लीट होस्ट के अंदर, जैसे ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, और जब तक ये इंटेस्टाइन में रहेगा वहां से खुराक लेता रहेगा, वहां पर जो है वो मतलब वो सेल्स जो है जो टिश्यूज हैं उनको डैमेज करेगा, और ये आ जाता है कंप्लीट इसका लाइफ साइकिल। और ये एक एग्स प्रेजेंट होते हैं एक ग्रेविड प्रोग्लोटिड। ग्रेविड प्रोग्लोटिड एक ऐसा प्रोग्लोटिड होता है कि जिसके अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोग्लोटिड जो एग्स कंटेनिंग होता है उसे ग्रेविड प्रोग्लोटिड। दिस वन इज द लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सैजिनेटस। नेक्स्ट जी हमारे पास सेकंड है, इसका नाम है, ये देखिए ये एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया इमेज है, और इस इमेज के अंदर आपको ये इसका हेड रीजन स्कॉलिक्स रीजन नजर आ रहा होगा। स्कॉलिक्स रीजन का ये सारा स्कॉलिक्स है,
और ये स्कॉलिक्स के अंदर आपको ये एक शक्कर नजर आ रहा है, ये वो शक्कर है, ये हुक्स लाइक सक्सेस है इसमें, जिसकी मदद से ये अटैच होता है होस्ट की बॉडी के साथ। तो पोक टेपवर्म, इसका भी अगर हम हैबिटेट देखते हैं तो इसका हैबिटेट ये है कि ये एंडोपैरासाइट है और रहता है इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। साइंटिफिक नेम है टेनिया सोलियम और साइज 2 to 7 मीटर। लाइफ साइकिल जो है इसके अंदर अगर स्टडी करते हैं तो दो होस्ट हैं, एक पिग है एक ह्यूमन है। ह्यूमन एज अ डेफिनेटिव होस्ट एंड पिग एज अ इंटरमीडिएट होस्ट। इसके अंदर स्ट्रोबिलाई होता है। स्ट्रोबिलाई मतलब जो मेच्योर प्रोग्लटिड होता है, एक ऐसा प्रोग्लटिड जो मेच्योर होता है, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसे हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं। और वो तकरीबन 10 मीटर लॉन्ग हो सकता है एक स्ट्रोबिलाई। और इसकी पैथोलॉजी यानी डिजीज काजिंग एबिलिटी ज्यादा स्वीयर है एज कम्पेयर टू द एनी अदर काइंड ऑफ टेपवर्म। So there are again two stages in their life cycle, oncosphere and gravid proglottids. Oncosphere जो है इसमें ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता है, ये रिलीज करता है oncosphere को। और इसमें जो है जी, तो इसके बाद जो है हम अगर देख लें तो पोक टेपवर्म है, मैंने बताया है कि ये जो है इसके पैथोलॉजी ज्यादा सीवियर है एज कम्पेयर टू द एनी अदर काइंड ऑफ टेपवर्म। स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल में हम पढ़े थे कि ऑन्कोस्फीयर है, एक ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो है वो उसमें से एग्स नहीं निकलते बल्कि वो रिलीज करते हैं ओंकोस्फीयर लार्वा को। और जैसे ही वो मतलब वो प्रोग्लोटिड से रिमूव होने लगता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन, तो वो जो इंटेस्टाइन बॉल से वो पहुंचता है ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम थ्रू द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो सिस्टी सर्कस है, ये सिस्टी मतलब ओंकोस्फीयर देन डेवलप होता है सिस्टी सर्की में, और सिस्टी सर्की में से होता हुआ वो ह्यूमन के टिश्यूज में पहुंचता है। जब एक इंसान फिर से वो इम्प्रॉपरली कुक्ड पोर्क मीट खाता है तो इंसान के टिश्यूज में आता है। इंसान के टिश्यूज से के अंदर जो है वो अपनी सिस्ट रिमूव कर देता है, क्योंकि सिस्ट तो उसके अंदर प्रेजेंट थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए। यू कैन से दैट उसकी जो है जो हार्मफुल इन्वायरमेंट है उसके हवाले से उस पर प्रेजेंट थी, रेजिस्ट करने के वाले से उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस को। और जैसे वो इंसान की फेवरेबल इन्वायरमेंट वापस आता है तो वो अपनी सिस्ट उतार देता है और फिर एक डिजीज काज करते हैं जिसे सिस्टिक सर्कोसिया भी बोलते हैं, जो अगर जो अमूमन ये तब होती है जब एक पोक टेपवर्म जो इंसान के ब्रेन तक पहुंचता है। जब वो ब्रेन में एंटर होता है तो वो इंसान के लिए फेटल हो सकता है। सो दिस इज द पोक टेपवर्म एंड द नेक्स्ट वन इज अबाउट इस लाइफ साइकिल। अगर हम इसका लाइफ साइकिल स्टडी करें तो आपको बेटा इसका लाइफ साइकिल यहाँ पे शो हो रहा होगा। सबसे पहले ये अगर देखें स्टार्ट पे एट द वेरी स्टार्ट, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये एग्स हैं जो कि इस ह्यूमन के फीसिस के थ्रू रिलीज होंगे। और बेसिकली ये प्रोग्लोटिड्स की फॉर्म में जो है वो रिलीज होते हैं। एक प्रोग्लोटिड जो है उसमें एग डेवलप हो चुका होता है, एक आप कह सकते हैं कि एक लार्वा ओंकोस्फीयर लार्वा में, ये ओंकोस्फीयर लार्वा देन इसको पिक करता है कौन, एक पोर्क। और पोर्क की बॉडी में जब ये दाखिल होता है तो ओंकोस्फीयर हैच होता है एक और डेवलप करता है इनटू सिस्टोसर्की। और देन जब इस पोर्क का इम्प्रॉपरली कुक्ड फूड जो मीट होता है उसको जब इंसान इंजेस्ट करता है तो दोबारा से इंसान की बॉडी में आता है। सिस्टी सर्कोसिस एक डिजीज है जिसको मैंने बताया कि वो यहाँ पर काज होती है। और इसके काज होने की वजह क्या होता है कि अमूमन ये 3 जगहों पर ये बीमारी फैल सकती है। फॉर एग्जांपल इंसानों के ऑर्गन्स के अंदर, इंसान के ब्रेन के अंदर, और इंसान के जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं आइस के करीब जो है वहां पर ये नुकसान कर सकते हैं, यानी आइस को डैमेज करेंगे। नंबर 2 ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, इस बीमारी में इंसान के ब्रेन डैमेज हो सकता है। और नंबर 3 उसके स्केलेटल मसल्स जो हैं वो तो डेफिनेटली डैमेज होते हैं। और इसकी अगर ये स्फीयर हो जाए, बहुत सारे पोक टेपवर्म यहाँ वहां पे इकट्ठे हो जाए और देन वो उन टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर दे तो वो इंसान की डेथ भी हो सकती है। सो इट इज अ वेरी सीवियर काइंड ऑफ tapeworm, very harmful for human being. Next one is the last kind of tapeworm. Name is the broad fish tapeworm. क्या आपने इससे पहले broad fish tapeworm सुना हो?
नहीं सुना होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये जो ब्रॉड फिश टेपवर्म है, ये आपको एक इसकी ये नजर आ रहा है इस डायग्राम के अंदर, ब्रॉड फिश टेपवर्म। इसका हैबिटेट 3 मुख्तलिफ जगह हैं जो इसके हैबिटेट हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन फ्रेश वाटर क्रस्टेशियन है, जिसे कॉपीपोड्स कहते हैं। क्रस्टेशियन फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं और उनमें कॉपीपोड्स आते हैं। फिशेस की बॉडी में रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और ह्यूमन बीइंग जो है उसकी बॉडी में एज अ एंडो पैरासाइट पैरासिटिक हैबिटेट रखता है। साइंटिफिक नेम इज द डायफिलियोबोथ्रियम लेटम। डायफिलियोबोथ्रियम क्यों कहते हैं, इसका आंसर भी अभी मैं आगे चल के देता हूँ। और ब्रॉड फिश टेपवर्म जो है ये कॉमनली नॉर्थ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स में ये बहुत कॉमन है। इसका मतलब है कि हम एशियाटिक रीजन जो है वो थोड़ा सा बच गए हैं इससे, लेकिन ये नहीं है कि हमारे अंदर नहीं हो सकता, आ सकता है। लेकिन नंबर्स इसकी कंडीशंस जो हैं फेवरेबल ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। ये इट वेरीज अप टू 30 फीट और 10 meters in size. इट्स एस्टोनिशिंग साइज। और ये बड़ा हैरान कुन है कि एक इंसान की बॉडी में इतने बड़े बड़े पैरासाइट्स हैं और इतने बड़े बड़े वर्म्स हैं, तो ये कैसे सरवाइव करेंगे और क्या करते होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी स्ट्रक्चर, the first structure is a scolex, that is a hold fast like structure that attach it with the help of the substrate body or substrate structures, substrate muscles. Second one is a bothria. इनके जो स्कॉलेक्स हैं उसके अंदर 2 grooves हैं, लॉन्गिट्यूडल ग्रूव्स, और लॉन्गिट्यूडल ग्रूव्स की को हम नाम देते हैं बोथ्रिया। और ये भी डेफिनेटली होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर के तौर पे एक्ट करेगी। और इसी बोथ्रिया की वजह से फिलियोबोथ्रियम, डाई मीन टू, बोथ्रियम मीन होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर, 2 होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रूव्स हैं बेसिकली, और उन ग्रूव्स की वजह से डाइफिलियोबोथ्रियम कहते हैं। There are the 2 intermediate host and 1 definitive host of broad fish tapeworm. फर्स्ट जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो कॉपीपोड्स है। सेकंड एक स्मॉल फिश है, स्मॉल फिश के अलावा लार्ज फिश भी हो सकती है। और स्मॉल फिश में मिनोज आती है, मिनोज जितनी भी छोटी छोटी मछलियां हैं उनको मिनोज कहते हैं। और फाइनल डेफिनेटिव होस्ट के में स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन है। इसका लाइफ साइकिल जो है कंप्लीटली अगर स्टडी किया जाए तो एग्स हैच होते हैं इनटू द सिलेटेड लार्वा, and the ciliated larva is not the oncosphere. Here is a ciliated larva, name is the Coracidia, and the Coracidia is a ciliated larva that ingested by the copypods. यानी ह्यूमन बीइंग की बॉडी से जब ये रिलीज होते हैं फीसिस की फॉर्म में, इसके एग्स हैं, तो उसको कोरासीडियम में वो डेवलप होते हैं पानी के अंदर, और पानी में इसको जो है वो इंजेस्ट कर लेते हैं कॉपीपोड्स हैं। दैट दीज आर द क्रस्टेशियंस। और नेक्स्ट जो है कुरासीडियम जो है वो अपना सबसे आउटर मोस्ट कोट जो है वो गिरा देता है, और जैसे वो अपना शेड कर देता है आउटर मोस्ट कोट, तो वो प्रोसर्कॉइड में चेंज होता है। और ये प्रोसर्कॉइड जो है इसी स्टेज में कॉपीपोड को फिश इनटेक करती है। एक छोटी फिश से बड़ी फिश में दाखिल होता है ये प्रोसर्कॉइड्स हैं, और वहां पर उससे फिश के मसल्स में रहते हैं, और वो फिश के मसल्स के अंदर ही ये एक नई लार्वल स्टेज में डेवलप करते हैं जिसे प्लेरोसर्कॉइड बोलते हैं। तो प्लेरोसर्कॉइड जो है वो इंसान की बॉडी में कैसे आता है कि जब इंसान इम्प्रॉपरली कुक्ड फिश खाएगा तो उसके मीट से, उसके गोश्त से जो है वो इंसान की डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट मीन स्मॉल इंटेस्टाइन में आके ये रहेगा, और वहीं पे एडल्ट फॉर्मेशन होगी और अपना लाइफ साइकिल ये कंटिन्यू होगा इनका। तो ये आ जाता है जी कि इसकी डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें कोरासीडिया, प्रोसर्कॉइड और प्लेरोसर्कॉइड्स 3 मेजर लार्वल स्टेजेस थी। तो अगर आप इस लाइफ साइकिल को गौर से देखें तो इसमें फर्स्ट स्टेज अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स पास फ्रॉम द फीसिस से रिमूव हुए, ये एग्स निकलते हैं और ये सिलेटेड लार्वा में चेंज होते हैं। सिलेटेड लार्वा नेम इज द कोरासीडिया। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये वाटर में कॉपीपोड्स हैं, दीज आर द कॉपीपोड्स। ये इन्होंने कोरासीडिया लार्वा को पिक कर लिया, लार्वा इसके बॉडी में, और वहां पर जाके प्रोसर्कॉइड लार्वा में चेंज होता है क्रस्टेशियन इस कॉपीपोड की बॉडी में, और इस कॉपीपोड को देन इंटेक करती है एक स्मॉल फिश को इंटेक करती है एक लार्ज फिश, और लार्ज फिश जो है प्रेडेटरी फिश जो है जैसे टूना, सालमन वगैरह जो है वो इसको इंटेक करेगी इस मिनोस को, और मिनोस से होता हुआ वो एक लार्ज फिश में जाने के बाद उसको जब इम्प्रॉपरली कुक्ड जो गोश्त होगा वो इंसान ईट करेगा, और उस ईटिंग से इंसान के दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगे। हियर इज द स्कॉलेक्स एंड
these are the two longitudinal grooves that are present inside its scolex, and that's why it is called Phyllobothrium lectum. So लाइफ साइकिल ऑफ टेपवर्म के बाद जो है नेक्स्ट अगर आप देखिए तो नेक्स्ट ये आपकी बुक के अकॉर्डिंगली जो है वो दो लाइफ साइकिल्स हैं, आप इनको तैयार कर लें, और या वो जो पहले लाइफ साइकिल आपको बताया उनको तैयार कर लें, दोनों ही सही है। तो दीज आर द बोथ्रियस, हियर आर द लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स, और यही हमारा आज का टॉपिक था। दीज आर द सम इम्पोर्टेंट टेपवर्म पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमंस। थैंक यू वेरी मच बेटा, आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सकता है इसको अच्छी तरह से तैयार करें। आपके लिए जितनी एफर्ट कर सकता हूँ मैं इंशाल्लाह करूँगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर द सब्सक्रिप्शंस एंड शेयरिंग माय वीडियोस। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा मैं सिर्फ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था।